ये गुप्ता एंड गुप्ता जो कि सिविल इंजीनियरिंग का एक ऑब्जेक्टिव बुक है, उसी का पार्ट है। ये सॉइल मैकेनिक्स का चैप्टर है, जो चैप्टर नंबर 8 है। इसी को हम लोग सॉल्व करके सीक्वेंस बना रहे हैं। इससे पहले हम लोग 8 पार्ट देख चुके हैं, ये 9th नंबर पार्ट होगा, जो 400 तक के हम लोग सॉल्व कर चुके थे। इस पार्ट में हम लोग 400 से आगे, इस 400 से आगे का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे पहले हम लोग जो 8 पार्ट किए हैं उसको प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, अलग अलग पार्ट का 50 क्वेश्चन का करते हुए पार्ट बनाया हुआ है। तो इस तरह से 8 पार्ट बनाए हैं हम लोग, तो 400 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इस पार्ट में हम लोग 401 से देखते हैं, 401 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन ही मैचिंग का है। तो मैचिंग में हम लोग जानते हैं जो सबसे शॉर्टकट ट्रिक्स होता है कि जो सबसे आसान है शुरुआत वहीं से करते हैं। तो इसमें देख रहे हैं क्या दिया हुआ है, तो ये फार्मूला पूछ रहा है। तो कॉलम्स इक्वेशन क्या होता है हम लोग जानते हैं, दैट इज कॉलम्स के लिए देखिए ये कॉलम्स हो गया। टर्जगी इक्वेशन के लिए नहीं तो स्टॉक्स इक्वेशन, स्टॉक्स हम लोग पढ़े हैं, तो ये स्टॉक्स हो जाएगा। उसके बाद स्कैम्पटन के लिए पोर वाटर प्रेशर क्या होता है, एक का मेरा 5 हो जाएगा। और टर्जगी के लिए देखा जाए तो ये टर्जगी का हो गया 2। तो इस तरह से अगर हम देखा जाए यहाँ से, तो एक का मेरा 5 स्कैम्पटन इक्वेशन हो गया। कॉलम्स के लिए मेरा कौन होगा 4, तो ये 4 हो गया। स्टॉक्स मेरा कौन हो गया, स्टॉक के लिए स्टॉक्स इक्वेशन वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर गामा डब्ल्यू माइनस जी डी स्क्वायर जी माइनस गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई 18 म्यू। तो इस तरह से 3 इसका हो जाएगा स्टॉक्स इक्वेशन। तो 543 इसका 2, तो ऑप्शन देख लेते हैं 543 ऑप्शन किस में था, 543 एक में दिया हुआ, दैट इज 5432, दैट इज भी इसका करेक्ट आंसर हो गया। सिर्फ फार्मूला पूछ रहा था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कर रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ द पैरामीटर्स एंड एक्सप्रेशन इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें पूछ रहा है कौन करेक्टली मैच नहीं है, तो फिर से मैचिंग का ही लगभग है। तो इसमें देख लो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन सी वी बराबर हम लोग पढ़े क्या होता है, सी टी याद रखना सी टी। तो सी वी इक्वल टू टी वी एच स्क्वायर डिवाइड टी, सी वी एच स्क्वायर डिवाइड बाई टी, ठीक है। एच जो होता है बराबर होता है डी जब ये सिंगल ड्रेनेज है। इसी को अगर हम डी बाई 2 लिखेंगे कब, जब ये डबल ड्रेनेज है। तो सिंगल ड्रेनेज में डी होता है, डबल ड्रेनेज में डी बाई 2 हो जाता है। तो इस तरह से मेरा ये कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन सही है। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, ए भी डिवाइड बाई 1 प्लस ई नोट, ये होता है वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। ए भी बराबर क्या होता है हम लोग क्या जानते हैं, ए भी बराबर होता है डेल ई डिवाइड बाई डेल सिग्मा। इसी को सॉल्व करते हैं तो लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ से देख रहे हैं डेल ई डिवाइड बाई, तो एम भी बराबर क्या हो जाएगा, एम भी इज इक्वल टू डेल ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई नोट इंटू डेल सिग्मा। तो ऑप्शन मेरा डेल ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई नोट, ये तो ये भी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं इसका। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ओवन बर्डन प्रेशर ओवर कंसोलिडेशन रेशियो मीन्स ओ सी आर का जो वैल्यू होता है, ओ सी आर कितना होता है, तो सी आर हम लोग जानते हैं क्या होता है, पास्ट बाई प्रजेंट मीन्स पास्ट स्ट्रेस, जो पास्ट में जो स्ट्रेस लगा वो पास्ट स्ट्रेस डिवाइड बाई प्रजेंट स्ट्रेस, जो प्रजेंट में मैक्सिमम स्ट्रेस है वो, तो पास्ट बाई प्रजेंट। लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ, मैक्सिमम प्रीवियस स्ट्रेस डिवाइड बाई एग्जिस्टिंग स्ट्रेस। ये भी तो सही है बट अंडर स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो ये होता है सिर्फ अगर इसमें रहता पास्ट बाई प्रजेंट मतलब प्रीवियस स्ट्रेस डिवाइड बाई एग्जिस्टिंग स्ट्रेस मीन्स प्रजेंट स्ट्रेस, तो दोनों का रेशियो होता है, उसको ओ सी आर कहते हैं मीन्स ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो कहते हैं। बट यहाँ पे अंडर स्क्वायर रूट दिया हुआ, तो अंडर स्क्वायर रूट की वजह से ये गलत हो जाएगा। तो नहीं वाला पूछ रहा था कि इसमें कौन नहीं है, मतलब कौन सही नहीं है, कौन सही नहीं है, तो सी इसका गलत है क्योंकि अंडर स्क्वायर रूट है, अंडर स्क्वायर रूट नहीं रहता तब सही होता, बट अंडर स्क्वायर रूट की वजह से ये गलत हो गया। तो इस तरह से इसका आंसर मेरा सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 403 नंबर क्या कर रहा है, कंसीडर द फ्लोइंग इनिशियल कंसोलिडेशन, प्राइमरी कंसोलिडेशन, सेकेंडरी कंसोलिडेशन, फाइनल कंसोलिडेशन, द 3 स्टेज विच वुड बी रिलेवेंट टू कंसोलिडेशन ऑफ द सॉइल डिपॉजिट इंक्लूड्स। मतलब कंसोलिडेशन में 3 स्टेज होता है, इसमें कौन कौन इंक्लूड होता है, तो हम लोग जानते हैं कि इनिशियल होता है, फिर प्राइमरी होता है और सेकेंडरी होता है। फाइनल कोई स्टेज नहीं होता, मीन्स 4 नहीं होगा। तो 1 2 3 सही है, 1 2 3 मेरा एक में सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा दिया हुआ, एज पर टर्जगी इक्वेशन में पूछ रहा है, एज पर टर्जगी इक्वेशन द वेयरिंग कैपेसिटी ऑफ स्ट्रिप फुटिंग रेस्टिंग ऑन कोहेसिव सॉइल है, ऐसे ही कोहेसिव आएगा तो 5 बराबर मेरा 0 हो जाएगा। सी दिया हुआ फॉर यूनिट डेप्थ एंड यूनिट विड्थ दोनों यूनिट है, तो पूछ क्या रहा है इसमें, द बेयरिंग कैपेसिटी कितना हो जाएगा, हम लोग जानते हैं स्ट्रिप फुटिंग दिया हुआ ना, स्ट्रिप फुटिंग तो सी एन सी होता है, सी का वैल्यू दिया हुआ मेरा 10 और एन सी दिया हुआ मेरा 5.7, तो 10 इंटू 5.7 कितना हो जाएगा 57, तो ऑप्शन देख लेते हैं 57 बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है,
with a vertical point load on a surface. When considering the vertical plane passing through the load, the stress gets reduced by 52.3%. तो किस लेंथ के लिए 52.3% होता है, तो इसमें जो क्यू इसका जो होता है, क्यू जो होता है 4.7 क्यू होता है। तो जो रिड्यूस इसमें किया है, तो इसमें रिड्यूस अगर देखा जाए परसेंटेज में तो 57 लगभग 53% रिड्यूस किया है। किसमें? तो 1 यूनिट रहता है तब इसका रिड्यूस होता है। तो इसको रिड्यूस पूछ रहा है कितना, 52% कितना लेंथ पे होगा, यूनिट लेंथ पे होगा। जब 1 यूनिट लेंथ हो गया, 1 यूनिट लेंथ हो गया तब इसका रिड्यूस करेगा कितना, 52%, क्योंकि इसका जो लोड यहाँ पर आएगा 57 क्यू आता है। इस तरह से इसका डी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। द वियरिंग कैपेसिटी ऑफ डबल अंडर रिम्ड पाइल, अच्छा डबल अंडर रिम्ड पाइल टू दैट ऑफ सिंगल अंडर रिम्ड पाइल, मतलब डबल और सिंगल से पूछ रहा है। तो डबल अंडर रिम्ड पाइल जो होता है, डबल जो होता है 50% इंक्रीज करता है सिंगल से, ठीक है। डबल जो होता है इंक्रीज करता है 50%। तो डबल ड्रेनेज बराबर कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू सिंगल ड्रेनेज, मतलब सिंगल अंडर रिम्ड पाइल, ठीक है। तो इसका जो दोनों का रेशियो हो जाएगा डबल बाई सिंगल, तो कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, क्योंकि 50% इंक्रीज करता है, 50% इंक्रीज करता है डबल ड्रेनेज, डबल अंडर रिम्ड पाइल। डबल अंडर रिम्ड पाइल क्या होता है, अंडर रिम्ड में रिम्ड बना हुआ रहता है, इस तरह से बल्ब बना रहता है, जो दोनों के बीच का मिनिमम जो डिस्टेंस होता है 1.5 टाइम्स डायमीटर होता है। और इसका जो रेशियो होता है, इसका डायमीटर, इस दोनों का डायमीटर का जो रेशियो होता है 2 से लेकर के 3 टाइम्स होता है, ये दोनों का रेशियो। तो ये दोनों का स्पेस होता है 1.5 टाइम्स डायमीटर, एंड इसका तो अगर रेशियो, ये डायमीटर और ये डायमीटर का अगर रेशियो निकाला जाए तो 2 से 3 टाइम्स होता है। तो नेक्स्ट को देखते हैं। इसमें जब पूछ रहा था क्या, अंडर रिम्ड पाइल देख लिया हम लोग क्या होता है। तो इसमें रेशियो पूछ रहा था डबल अंडर रिम्ड पाइल और सिंगल अंडर रिम्ड पाइल। डबल अंडर रिम्ड करने का मतलब इसमें डबल है, और सिंगल करने का मतलब है इसमें सिंगल अंडर रिम्ड है। दोनों का जो स्ट्रेंथ होता है, अगर डबल करने के बाद 50% मेरा इंक्रीज कर जाता है सिंगल से, तो दोनों का जो रेशियो हो जाएगा, तो डबल बाई सिंगल का रेशियो जो होगा मेरा 1.5 हो जाएगा। दैट इज बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए राफ्ट दिया हुआ है, फाउंडेशन है 6 मीटर इंटू 9 मीटर का, इज फाउंड एट द डेप्थ ऑफ 3 मीटर, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन दिया हुआ 3 मीटर। तो कोहेसिव सॉइल है, जैसे कोहेसिव सॉइल है तो हम लोग जानते हैं 5 बराबर 0 हो जाएगा। तो एन गामा भी मेरा 0 होता है, और एन क्यू जो होता है वो 1 होता है। ये जैसे ही कोहेसिव आया 3 पॉइंट याद रखना है, पाई 0, एन गामा 0 और एन क्यू 1। तो पूछ क्या इसमें रहा है, नेट वेयरिंग कैपेसिटी पूछा है, नेट वेयरिंग कैपेसिटी पूछ रहा है किसके लिए, राफ्ट फाउंडेशन में लिए। टर्जगी इक्वेशन निकालना टर्जगी थ्योरी से। तो हम लोग जानते हैं कि अगर राफ्ट फाउंडेशन है, तो अगर नेट पूछा जाए, क्यू नेट पूछा जाए, तो क्यू नेट अल्टीमेट पूछ रहा है ना, तो क्यू नेट अल्टीमेट जो होगा इसमें, तो 1 + 0.3 B/L इंटू CNC, ठीक है, ये CNC हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद B का वैल्यू मेरा दिया हुआ है, L का वैल्यू दिया हुआ है, और C का वैल्यू भी मेरा दिया हुआ 120। NC का वैल्यू देखते हैं, तो NC का वैल्यू इसमें कितना होता है, तो NC का वैल्यू अगर देखा जाए तो 5.7 होता है। टर्जगी क्वेश्चन में जो NC का वैल्यू होता है, तो NC का वैल्यू जो होता है 5.7 होता है। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो मेरा आंसर आ रहा है, इसको सॉल्व करते हैं, तो NC का वैल्यू 5.7 डालता है, तो इसका जो सॉल्व करने के बाद जो मेरा आंसर आ रहा है वो 820 आ रहा है, ठीक है। सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना था। हम लोग जानते हैं क्यू अल्टीमेट, नेट अल्टीमेट जो फॉर्मूला होता है वो CNC होता है स्ट्रिप फुटिंग के लिए, लेकिन यहाँ पे राफ्ट फाउंडेशन दिया हुआ था। राफ्ट फाउंडेशन में मेरा कितना हो जाएगा, राफ्ट फाउंडेशन में मेरा 1 + 0.3 B/L एक फैक्टर लग जाता है राफ्ट फाउंडेशन में, और CNC हो जाएगा। C का वैल्यू मेरा 120 दिया हुआ है, N का वैल्यू मेरा 5.7 होता है किसके लिए, टर्जगी इक्वेशन में, और B मेरा 6 दिया हुआ है, L मेरा 9 दिया हुआ है। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो QN का जो वैल्यू आ रहा है नेट अल्टीमेट का, वो कितना आ रहा है, 820 के आसपास आ रहा है। दैट इज ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस N दिया हुआ है, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस SPT के वैल्यू से निकालते हैं N कितना दिया हुआ, फाउंड टू बी 20। द सॉइल कैन बी क्लासिफाइड अप्रोक्सीमेटली इन टर्म ऑफ फाई एंड डेंसिटी इंडेक्स रिस्पेक्टिवली। तो हम लोग जानते हैं N का वैल्यू, हम लोग पहले भी देखे हैं कि अगर N का वैल्यू जो है, N का वैल्यू अगर 0 से 4 के बीच में रहता है तो उसको लूज सॉइल बोलते हैं, ठीक है। 4 से अगर 10 के बीच में रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, ये वेरी लूज होता है, 0 से 4 के बीच में इसको लूज बोलते हैं, और 10 से अगर 30 के बीच में रहता है N का वैल्यू तो उसको मीडियम सॉइल बोलते हैं।
मीडियम बोलते हैं, और 30 से अगर 50 के बीच में रहता है तो उसको डेंस बोलते हैं, और 50 से ज़्यादा रहता है तो उसको हार्ड मतलब वेरी डेंस बोलते हैं। वेरी डेंस कब बोलते हैं? जब 50 से ज़्यादा हो एन। तो जो मेरा 20 दिया हुआ है यहाँ पर, एन का वैल्यू 20 दिया हुआ है, तो 20 किस में आएगा? तो मीडियम में आएगा। तो यहाँ से ऑप्शन में अगर देखा जाए इसको स्विच कर करके, तो एन का वैल्यू 20 कब आता है? ये मेरा 10 और 30 के बीच में लाज कर रहा है। 10 और 30 के बीच में जब एन का वैल्यू रहता है तो क्या होता है? मीडियम सॉइल होता है। तो मीडियम कंडीशन इसमें एक ही में दिया हुआ है, इस मीडियम कंडीशन यहाँ से निकाल सकता है। तो मीडियम कंडीशन दैट इज बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। सिंपल, इसमें कुछ नहीं था, ट्रिक्स हम लोग याद रखना बस। इन का वैल्यू जो होता है 0 और 4, 4 से 10, 10 से 30, 30 से 50 और ग्रेटर देन 50। ठीक है, ये हो जाएगा वेरी लूज, ये हो गया लूज, ये हो गया मीडियम, ये हो गया डेंस, ये हो गया वेरी डेंस। ये चारों हम लोग याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ 20 किस में आ रहा था? 20 10 to 30 के बीच में आ रहा है, तो मीडियम हो जाएगा। दैट इसको ऑप्शन बी इसका मीडियम दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। द प्रोपोर्शन ऑफ सॉइल पासिंग 75% माइक्रोन सी 50%। ठीक है, प्रोपोर्शन पासिंग 50% दिया हुआ है, एंड लिक्विड लिमिट दिया हुआ है, एंड प्लास्टिक लिमिट दिया हुआ है 40% एंड 20% रिस्पेक्टिवली। द ग्रुप इंडेक्स पूछ रहा है। तो ग्रुप इंडेक्स हम लोग जानते हैं, जी आई का जो वैल्यू होता है 0 से लेकर के 20 के बीच में लाज करता है। 0 जो होता है जो बेस्ट होता है, 20 जो होता है पुअरली ग्रेडेड होता है। तो 0 सबसे बेस्ट सॉइल होता है। ठीक है, 0। तो जी आई का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है। जी आई का जो वैल्यू होता है, ट्रिक्स हम लोग जानते हैं इसका क्या होता है याद करने का, 215.215। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करके और लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 0.2a प्लस 0.005 AC प्लस 0.01 ए हो गया, AC हो गया है, तो BD हो जाएगा। ठीक है, 0.2a प्लस 0.005 AC प्लस 0.01 BD। ठीक है, अब A B C और D का फार्मूला इसका निकालते हैं कितना होता है। तो A जो बराबर होता है WP परसेंटेज पासिंग माइनस 35 होता है, B जो होता है W पासिंग माइनस 15। ठीक है, ये दोनों जोड़ करके 50 आता है, तो यहाँ पर WP कितना दिया हुआ है 50%। तो A का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा 50 माइनस 35 तो 15। B का वैल्यू कितना हो जाएगा 35 माइनस 15 तो 20। तो A का वैल्यू निकल गया, B का वैल्यू निकल गया। C का फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर क्या होता है, C बराबर होता है लिक्विड लिमिट माइनस 40, और D बराबर जो फार्मूला होता है IP माइनस 10। IP क्या होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स बराबर क्या होता है WP माइनस WL माइनस WP, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। लोग देखें इसका जो GI का जो वैल्यू होता है कितना हो रहा था। ग्रुप इंडेक्स का जो वैल्यू हम लोग फार्मूला देख लिए थे, 0.2a प्लस 0.005 AC प्लस 0.01 AAC BD। ठीक है, ये फार्मूला पे हम लोग निकाले थे। ए का वैल्यू निकालनी है हम लोग, ए वैल्यू निकाले थे कितना आया था W माइनस ये हो गया W परसेंटेज पासिंग 50% दे रहा था, W माइनस 35, तो यहाँ से निकाले थे तो 15 आ गया था। B कितना आ गया था मेरा WP माइनस 15, तो यहाँ पर 50 माइनस 15 बोले तो 20। C बराबर कितना आ गया था WL माइनस 40, W लिक्विड मिल गया 40 दिया हुआ है, तो यहाँ पे C का वैल्यू 0 आ गया। D का वैल्यू कितना था IP माइनस 10। IP कितना है, तो IP मेरा दिया हुआ था 40 माइनस 20, 20 माइनस 10 बोले तो 10। यहाँ से मेरा A निकल गया, B निकल गया, C निकल गया, D निकल गया। इस चारों का वैल्यू हम पुट कर रहे हैं किसमें, तो फार्मूला मेरा है GI का। GI का जो फार्मूला है वो 0.2a प्लस 0.005 AC। GI का जो वैल्यू हो गया 0.2a प्लस 0.005 AC प्लस 0.01 AAC BD। तीनों में पुट करेंगे तो यहाँ से GI का वैल्यू आ जाएगा। GI का वैल्यू सोल्व करने के बाद कितना आ रहा है मेरा, GI का जो वैल्यू आ रहा है वो 6.5 के आसपास आ रहा है। दैट इज B इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, C 0 हो गया था मेरा। A का वैल्यू निकालने थे, अगर निकालना तो A का वैल्यू मेरा आ गया था कितना, A का वैल्यू मेरा 15 आया था। B का वैल्यू मेरा कितना आ गया था 35 आ गया था। C का वैल्यू मेरा 0 आ गया था। D का वैल्यू मेरा 10 आ गया था। सबका वैल्यू पुट किए तो मेरा GI का वैल्यू आ गया 6.5 B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन का। असर्शन रीजन में देख रहे हैं क्या है,
पहला क्वेश्चन क्या है, लोअरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल कॉज सेटलमेंट। जब वाटर टेबल लो करता है, लोअर होता है तो सेटलमेंट होता है, तो ये सही है। रिमूवल ऑफ नेचुरल प्रेशर इंक्रीज द इफेक्टिव स्ट्रेस। अगर हम नेचुरल प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब नेचुरल प्रेशर को रिमूव कर रहे हैं, तो इफेक्टिव स्ट्रेस मेरा बढ़ेगा, क्योंकि इफेक्टिव स्ट्रेस बराबर क्या होता है, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। ठीक है, अभी हम लोग जानते हैं कि इफेक्टिव स्ट्रेस बराबर क्या होता है, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो ये बोल रहा है कि अगर रिमूव करते हैं पोर वाटर प्रेशर को तो इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज करेगा, तो ऑटोमेटिक सही है। तो इसी के वजह से जो सेटलमेंट होता है, तो ये भी मेरा सही है और ये भी सही है। एक्सप्लेनेशन भी इसका सही है। ठीक है, 400 का इससे पहले भी छूट गया शायद, 10 नंबर क्वेश्चन छूट गया। इसका तो आंसर ये हो गया, ब्लैक कॉटन सॉइल और एक्सपेंसिव सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल जो होता है माउंट मोरेलिनाइट सॉइल होता है, एक्सपेंसिव होता है, तो ये सही है। ब्लैक कॉटन सॉइल इज रेसिडुअल सॉइल, रेसिडुअल नहीं होता ये। माउंट मोरेलिनाइट होता है, एक्सपेंसिव होता है ब्लैक कॉटन सॉइल, और रेसिडुअल सॉइल नहीं होता है। ठीक है, रेसिडुअल सॉइल नहीं होता, तो इसका गलत है, ये सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर का देख लिए हम लोग, 11 नंबर का ये भी सही था, ये भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो इस तरह से इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, 12 नंबर क्या करा, ए रिजिड फुटिंग दिया हुआ, रेस्टिंग ऑन द सैंड लेयर पर रेस्ट कर रहा, कैरिंग इनफॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, डेवलप द कॉन्टैक्ट प्रेशर। अच्छा, रिजिड फुटिंग और सैंड सॉइल पर तो कितना होगा, इसका ग्राफ जो होता है इस तरह से होता है। ठीक है, स्ट्रेस डायग्राम। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, डेवलप कॉन्टैक्ट प्रेशर, द मैग्नीट्यूड ऑफ विच इज लेस एट द एज। ठीक है, एज पे लेस, एज पे जो होता है कम होता है, किससे, सेंटर से। तो इस तरह से फॉर्म बनता है सैंडी सॉइल में। यहीं अगर कोहेसिव सॉइल रहता तो कोहेसिव सॉइल में इस तरह से बनता है, लेकिन इसमें सैंडी सॉइल है तो सैंडी सॉइल में ही बनेगा, तो इस तरह से ये सही हो गया। रीजन क्या दिया हुआ, इन द केस ऑफ रिजिड फुटिंग द सेटलमेंट हैज टू बी यूनिफॉर्म फॉर विच द कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन यूनिफॉर्म। ये भी मेरा सही एक्सप्लेनेशन है, इसके वजह से ये होता है, दैट इज इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या कर रहा है, द ट्रांजिशन स्टेज फ्रॉम सेमी सॉलिड स्टेट टू सॉलिड स्टेट ऑफ सॉइल इज टर्म एज श्रिंकेज लिमिट। तो हम लोग एक फिगर देखते हैं, इस तरह से रहता है। अगर ये मेरा सेमी सॉलिड स्टेट होता है, सेमी सॉलिड स्टेट होता है, ये प्लास्टिक लिमिट होता है, ये लिक्विड स्टेट होता है। ठीक है, तो ये जो स्टेट होता है वो लिक्विड लिमिट का होता है, प्लास्टिक लिमिट होता है, श्रिंकेज लिमिट होता है। तो सेमी सॉलिड से सॉलिड में जाएगा या सॉलिड से सेमी सॉलिड में जाएगा, तो जो स्टेट होता है वो श्रिंकेज लिमिट का होता है। यही कर रहा कि जो होगा वो श्रिंकेज लिमिट होगा, तो इस तरह से मेरा ए सही हो गया। वो रहा कि सेमी सॉलिड स्टेट से सॉलिड स्टेट में जब चेंज हो रहा तो श्रिंकेज लिमिट होता, तो ये तो सही है। आफ्टर द सेमी सॉलिड स्टेट एनी रिडक्शन इन द वाटर कंटेंट विल कॉज श्रिंकेज। आफ्टर सेमी सॉलिड स्टेट नहीं, सॉलिड स्टेट। यहाँ पे अगर देखें हम लोग भी देखें, जो फिगर होगा सबसे नीचे जो होता है वो सॉलिड स्टेट होता है। सेमी सॉलिड स्टेट से अगर नीचे चेंज करते हैं तो श्रिंकेज वॉल्यूम होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये सेमी सॉलिड नहीं होगा, यहाँ पे सॉलिड रहता तो सही होता, तो ये गलत हो गया, ये सही होगा। इस तरह से ऑप्शन इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो रेट ऑफ सेटलमेंट, रेट पूछ रहा है सेटलमेंट का, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑन द सैंडी क्ले आर फास्टर देन दोज कंस्ट्रक्टेड ऑन द क्ले सॉइल। कह रहा है कि रेट ऑफ सेटलमेंट जो होता है सैंडी सॉइल में वो ज़्यादा होता है क्ले सॉइल से। सही है, क्यों होता है, क्योंकि इसका जो परमेबिलिटी होता है सैंडी सॉइल का वो ज़्यादा होता है। रीज़न देखते हैं इसका, द रेट ऑफ कंसोलिडेशन इज डिपेंड परमेबिलिटी। हाँ, रेट ऑफ जो कंसोलिडेशन है परमेबिलिटी पर डिपेंड करता है, और परमेबिलिटी जो होता है सैंड का वो ग्रेटर होता है किससे, परमेबिलिटी ऑफ क्ले का। तो इसीलिए जो होता है रेट ऑफ सेटलमेंट जो होता है सैंडी सॉइल में ज़्यादा होता है। टोटल सेटलमेंट जो होता है क्ले में, टोटल सेटलमेंट जो होता है क्ले में ज़्यादा होता है सैंड से। बट रेट अगर पूछा जाए, यहाँ पे पॉइंट याद रखना है कि अगर टोटल सेटलमेंट पूछा जाए तो क्ले में ज़्यादा होता है सैंड से, टोटल सेटलमेंट। बट रेट पूछ रहा है यहाँ पे, तो रेट ऑफ सेटलमेंट जो होता है, रेट ऑफ सेटलमेंट जो होता है वो सैंड में ज़्यादा होता है क्ले से। क्यों होता है, क्योंकि रेट ऑफ जो सेटलमेंट होता है किस पर डिपेंड करता है, परमेबिलिटी पे, और परमेबिलिटी जो होता है सैंड का ज़्यादा होता है क्ले से। इसलिए इसका आंसर ये भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो आंसर मेरा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, वार्षणिक इक्वेशन इज नॉट सुटेबल फॉर सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री डिपॉजिट के लिए वार्षणिक थ्योरम इक्वेशन नहीं होता वैलिड। सही बात है, क्योंकि वार्षणिक इक्वेशन ये सेडिमेंट्री के लिए नहीं होता, क्योंकि ये आइसोट्रोपिक के होता है। तो सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री डिपॉजिट डू नॉट रिप्रेजेंट एन आइसोट्रोपिक, डू नॉट रिप्रेजेंट, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक होता है आइसोट्रोपिक के लिए रिप्रेजेंट नहीं करता। और वार्षणिक इक्वेशन जो होता है आइसोट्रोपिक के लिए यूज होता है। और वेस्टगर्ड इक्वेशन एक होता है, तो वेस्टगर्ड इक्वेशन अनआइसोट्रोपिक के लिए होता है। तो वेस्टगर्ड इक्वेशन होता है इसमें, ये लेयर्ड सॉइल के लिए होता है। तो कह सकते हैं कि वेस्टगर्ड सॉइल जो होता है वो लेयर के लिए होता है, लेयर्ड सॉइल, या फिर कह सकते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक, या कह सकते हैं कि आइसेंट्रोपिक के लिए होता है।
एंड आइसोट्रोपिक। तो इस तरह से देखा जाए तो नोट होगा इसमें, नोट सुटेबल फॉर ये सही हो गया। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये आइसोट्रोपिक नहीं बन पाता। इस तरह से इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर क्या कर रहा है। ऑल थियोरेटिकल अप्रोचेज इंडिकेट दैट एट ग्रेटर डेप्थ वेरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल बेस इन सैंड प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट इट्स साइज। सैंड में जो होता है तो इंडिपेंडेंट होता है बेरिंग कैपेसिटी, सैंड में नहीं। अगर ये क्ले रहता तो क्ले में फाई 0 हो जाता है, तब इंडिपेंडेंट होता है साइज से। बट यहाँ पे सैंड है तो सैंड में इंडिपेंडेंट नहीं होता, तो ये मेरा गलत हो गया। जैसे ही असर्शन गलत होता तो रीजन ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो इस तरह से कह सकते हैं इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। प्लेट लोड टेस्ट इज फील्ड टेस्ट टू डिटरमाइन अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी। द प्लेट लोड टेस्ट इज फील्ड टेस्ट। प्लेट लोड टेस्ट होता है फील्ड टेस्ट डिटरमाइन द अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल एंड आल्सो प्रोबेबल सेटलमेंट अंडर ए गिवन लोडिंग। जो प्रोबेबल कंडीशन में होता है तो ये मेरा सही है। द प्लेट लोड टेस्ट डज नॉट गिवन द अल्टीमेट सेटलमेंट प्रैक्टिकली इन केस ऑफ कोहेसिव सॉइल में अल्टीमेट नहीं देता है, ये भी सही है। तो इस तरह से ये सही है, ये सही है और रीजन इसका सही नहीं। इस तरह से इसका आंसर जो होगा वो पी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्विक्सेंट कंडीशन। क्विक्सेंट कंडीशन एक कंडीशन होता है जब इफेक्टिव स्ट्रेस मेरा 0 होता है, वो कंडीशन होता है। तो क्या रहा है क्वेश्चन में, द क्विक्सेंट कंडीशन लीडिंग टू लिक्विफैक्शन नॉट ए टाइप ऑफ सैंड। सही है, कोई टाइप ऑफ सैंड नहीं है, बट ए फ्लो कंडीशन। क्या है? फ्लो कंडीशन है अकरिंग विदिन ए कोहेजनलेस सॉइल। जब भी अगर करता है तो कोहेजनलेस सॉइल में करता है। व्हेन इट्स इफेक्टिव प्रेशर इज रिड्यूस टू 0, जब इफेक्टिव स्ट्रेस 0 हो जाता है तब ये अकर करता है। तो इस तरह से देखा कि मेरा ये सही है, पूरा फुल्ली सही है हर एक पॉइंट, क्योंकि कोहेजनलेस के लिए होता है, लिक्विफैक्शन होता है, नोटेड टाइप ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस 0 होता है। तो इस तरह से एक सही हो गया। क्यों होता है? रीजन दिया हुआ क्यों, बिकॉज इक्वल अमाउंट ऑफ द अपवर्ड वाटर प्रेशर एंड द डाउनवर्ड प्रेशर ऑफ द सबमर्ज्ड सॉइल मास आर एक्टिंग। ये भी दोनों अगर इक्वल एक्ट करें, अगर इफेक्टिव स्ट्रेस 0 कब होगा, टोटल स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर अगर दोनों इक्वल हो जाएगा तभी ये 0 होगा। तो यही कह रहा है कि इक्वल अमाउंट ऑफ अपवर्ड वाटर प्रेशर एंड डाउनवर्ड प्रेशर सबमर्ज्ड सॉइल मास। तो ये भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन देखा जाए 90 नंबर क्या करा। टर्जेगी बेरिंग कैपेसिटी थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल इन डीप फाउंडेशन। सही है, टर्जेगी क्वेश्चन जो होता है सैलो फाउंडेशन के लिए यूज किया जाता है। तो ये मेरा ए सही हो गया। रीजन क्या है, शियर स्ट्रेंथ इज मोबिलाइज्ड ऑन द साइड ऑफ डीप फाउंडेशन। शियर स्ट्रेस मोबिलाइज करता है, इसीलिए इसका शियर स्ट्रेस मोबिलाइज करता है, इसलिए इसको यूज नहीं करते। तो शियर स्ट्रेस मोबिलाइज नहीं करता है, शियर स्ट्रेस मोबिलाइज नहीं करता, सिर्फ ये मेरा सही है। तो इस तरह से इसका आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो बेरिंग कैपेसिटी ऑफ एन अंडर रिम्ड पाइल इज लेस देन दैट ऑफ द स्ट्रेट बोर्ड पाइल ऑफ द सेम डायमीटर। बेरिंग कैपेसिटी होता है अंडर रिम्ड पाइल का, लेस नहीं होता। बेरिंग कैपेसिटी अंडर रिम्ड पाइल होता है तो बेरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ही यूज किया जाता है अंडर रिम्ड को, तो लेस नहीं होता, ये गलत है। जैसे ये गलत हुआ तो अंडर रिम्ड पाइल हैव द इनलार्ज बल्ब, इसमें बल्ब होता है तो ये सही है। तो इसका आंसर मेरा डी हो जाएगा, पहला गलत है दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए किस नंबर क्या करा। अ डेप्थ जेड बिलो द सरफेस ऑफ द सबमर्ज्ड सॉइल वाटर प्रेशर गामा WZ एंड इट्स स्ट्रेस कॉज्ड बाय द वाटर व्हिच कॉल्ड न्यूट्रल। जो वाटर के वजह से जो स्ट्रेस लग रहा है उसको न्यूट्रल पर स्ट्रेस कहते हैं, तो सही है। द वाटर प्रेशर एक्ट इक्वली इन ऑल डायरेक्शन एंड ट्रांसमिट द सेम फुल्ली ऑन ग्रेन टू ग्रेन। ग्रेन टू ग्रेन नहीं होता, मीन्स एक सही हो गया एक गलत हो गया। तो इस तरह से आंसर मेरा इसमें सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या कर रहा था। सेफ हाइट टू जेड नो टू विच एन अनसपोर्टेड वर्टिकल कट इन क्लेज 4C गामा। ठीक है, 4C गामा, क्योंकि जेड बराबर क्या होता है 2C डिवाइड बाई गामा। तो सेफ हाइट कितना होता है यहाँ पर नो टेंशन के लिए, फॉर नो टेंशन के लिए ये होता है। अगर सेफ हाइट पूछा जाए मीन्स अनसपोर्टेड वर्टिकल कट कितना होगा तो 2 टाइम्स होता है जेड नोट का, क्रिटिकल डेप्थ का। तो ये मेरा सही हो गया। एक्टिव अर्थ प्रेशर ऑफ द कोहेसिव बायोफिल्ड सो दैट नेगेटिव प्रेशर इज डेवलप एट द टॉप लेवल, दिस टेंशन डिक्रीज टू 0 विद द डेप्थ जेड नोट एंड टोटल नेट प्रेशर अप टू ए डेप्थ 2 जेड नोट इज 0। ये भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही। इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा ये होगा। नेक्स्ट देखा जाए क्या करा। नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन will act on the pile filled up soil which should be considered in the design of pile foundation। ठीक है, the filled up soil start consolidating and develop drag force on the pile। drag force develop करता है इस पे, तो drag force develop करता है इस पे, वो सही है, that is A इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। the constant head permeability test is not used for fine grain।
कांस्टेंट हेड जो होता है किसके लिए होता है, कोर्स सैंड के लिए होता है, मीन्स कोर्स सॉइल है उसके लिए यूज होता है कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट इज नॉट यूज फॉर फाइन ग्राइंड, तो ये सही है। तो क्यों, इसका रीजन देखते हैं, द लेसर द परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल लेसर देन डिस्चार्ज, परमेबिलिटी अगर कम है तो डिस्चार्ज भी कम होगा, तो इसका रीजन भी सही है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इन बॉक्स शियर टेस्ट, बॉक्स शियर टेस्ट होता है किसके लिए होता है, सॉफ्ट क्ले के लिए होता है, इसको कह सकते हैं कि सॉफ्ट क्ले में यूज होता है। अगर स्ट्रेस निकालना रहा है सॉफ्ट क्ले में तो हम लोग शियर बॉक्स टेस्ट यूज करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन बॉक्स शियर टेस्ट द फेल्यूर प्लेन जो प्री डिटर्मिनेट होता है, सही बात है, फेल्यूर प्लेन डिटर्मिनेट एंड इट्स हॉरिजॉन्टल, सही है। द शियर स्ट्रेस इज अप्लाइड इन वर्टिकल डायरेक्शन, शियर स्ट्रेस वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाइड किया जाता है, हॉरिजॉन्टल में डायरेक्ट होता है, इस तरह से रीजन गलत हो गया, असर्शन सही है, तो इस तरह से आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 26 नंबर क्या कर रहा, द केस ऑफ सैंड डिपॉजिट विथ यूनिफॉर्म डेंसिटी इन वैल्यू आर फाउंड टू बी इंक्रीज विथ डेप्थ, एन जो होता है एसपीटी वैल्यू से निकाला जाता है और डेप्थ के साथ बढ़ता है, तो ये सही है। तो क्यों बढ़ता है, इसका रीजन बिकॉज ओवरबर्डन प्रेशर इंक्रीज विद द डेप्थ बिलो द ग्राउंड लेवल, ओवरबर्डन प्रेशर जो होता है इंक्रीज करता है डेप्थ के साथ, तो ओवरबर्डन प्रेशर क्या होता है, गामा समर इंटू जेड, जैसे जैसे जेड बढ़ाएंगे तो ओवरबर्डन प्रेशर बढ़ते जाएगा, जब ये बढ़ेगा ओवरबर्डन प्रेशर बढ़ेगा तो एन का वैल्यू बढ़ेगा, तो यही कह रहा है कि एन जो है, एन का जो वैल्यू है इंक्रीज करता है डेप्थ के साथ, क्यों करता है, क्योंकि ओवरबर्डन प्रेशर इंक्रीज करता है डेप्थ के साथ, इसीलिए ये भी सही है, ये भी सही है और इसका रीजन भी सही है, इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा, इन द केस ऑफ अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट मोहर सर्किल पासेस थ्रू टू ओरिजिन, हाँ मोहर सर्किल जो होता है पास करता है ओरिजिन से और इसमें सिग्मा 3 जो होता है वो 0 हो जाता है, ठीक है। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट में हमेशा जब भी निकाला जाता है तो क्ले के लिए निकाला जाता है, और एक इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये अनड्रेन टेस्ट होता है, 4-5 पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है अनकन्फाइंड कंप्रेशन में, ये जब भी होता है तो अनड्रेन के लिए होता है पहला, दूसरा क्या है इसमें वो क्ले के लिए होता है, तीसरा क्या है इसमें सिग्मा 3 जो है वो 0 हो जाता है, मीन्स माइनर स्ट्रेस 0 हो जाता है, ठीक है। 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें याद रखने के लिए। अब इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट जो होता है मोहर सर्किल कहाँ से पास करता है, ओरिजिन से पास करता है, तो ये सही हो गया। तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस इज 0, मेजर स्ट्रेस नहीं है, माइनर स्ट्रेस मेरा माइनर स्ट्रेस, क्योंकि सिग्मा 3 0 होता है और सिग्मा 3 माइनर होता है, तो माइनर 0 होता है, इस तरह से ये गलत हो गया, ये सही हो गया, इस तरह से इसका सी सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमिएबिलिटी कंटिन्यू टू डिक्रीज विथ इंक्रीज इन ड्राई डेंसिटी, परमिएबिलिटी जो होता है वो डिक्रीज करेगा जब ड्राई डेंसिटी इंक्रीज करेगा, तो अब ड्राई डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो परमिएबिलिटी मेरा डिक्रीज करेगा, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे डेंसिटी इंक्रीज करेगा ड्राई डेंसिटी तो परमिएबिलिटी ऑटोमेटिक डिक्रीज करेगा, तो ये मेरा सही हो गया। क्यों, सॉइल पार्टिकल्स इन वाटर सराउंडिंग मे बी म्यूचुअली अट्रैक्टेड और रिपल्सिव, मे बी अट्रैक्टेड या रिपल्सिव, ये भी सही है। इसका रीज़न क्यों करता है, क्योंकि जो सॉइल पार्टिकल है किसी सराउंडेड बाय तो अट्रैक्ट या रिपल्स करता है, इसीलिए इस तरह से इसका आंसर जो हो गया ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए 29 नंबर क्वेश्चन क्या करा, फॉर ए फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल द पोर प्रेशर पैरामीटर इज इक्वल टू 0, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल में पोर वाटर प्रेशर जो होता है कितना होता है, 0 होता है। फुल्ली सैचुरेटेड में जो पोर वाटर प्रेशर होता है बी वो 1 होता है, ना कि 0 होता है। 0 किस में होता है, ड्राई में होता है। जब ड्राई कंडीशन है तब इसका जो पोर वाटर प्रेशर होता है वो 0 होता है, लेकिन सैचुरेटेड पूछ रहा है तो सैचुरेटेड में 1 होता है, तो फुल्ली सैचुरेटेड में बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही अगर ड्राई रहता तब 0 हो रहता, ठीक है, ड्राई में 0 होता, तो यहाँ से ये मेरा गलत हो गया, जैसे ये गलत हो गया तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। द कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ द वाटर इज मच स्मॉलर, कॉम्प्रेसिबिलिटी जो होता है कॉम्प्रेसिबिलिटी जो होता है ये मच स्मॉलर होता है किससे, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कॉम्प्रेसिबिलिटी MV से, तो ये सही है। ऐसे भी जैसे ही एक गलत हुआ फुल्ली सैचुरेटेड के लिए 1 हुआ 0 नहीं होता, तो इस तरह से गलत हुआ तो ऑटोमेटिक सही हो गया, तो इस तरह से इसका आंसर जो हो गया डी हो गया 29 का। 30 नंबर देखते हैं क्या करता है, वाश बोरिंग इज रिकमेंडेड टू ऑफ टाइम अनडिस्टर्ब सॉइल एवं ग्राउंड वाटर टेबल, एवं ग्राउंड वाटर टेबल को रिकमेंडेड करते हैं, तो एवं इसको रिकमेंड नहीं करते हैं। इन वाश बोरिंग वाटर पंप थ्रू द फॉलो ड्रिल रॉड्स इमर्स थ्रू द पॉट ऑफ चॉपिंग बाय कैरिंग डिसइंटीग्रेटेड सॉइल फ्रेगमेंट, ये मेरा सही है, एक गलत है, तो इस तरह से मेरा इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 31 नंबर क्या कहता है, ट्रेजेगी थ्योरी ऑफ कंसिडरेशन कंसीडर ओनली प्राइमरी कंसिडरेशन, हाँ प्राइमरी कंसिडरेशन को कंसिडर करता है, ये सही है। सेकेंडरी कंसिडरेशन टेक्स प्लेस ओनली एट द एंड ऑफ प्राइमरी कंसिडरेशन, ओनली नहीं, कभी भी और दूसरे कंडीशन में भी कर सकता है, ये ओनली गलत है, तो इस तरह से इसका आंसर मेरा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा था 32 नंबर क्या करा,
द मोर सर्किल ऑफ द अनकन्फर्म्ड कंप्रेशन टेस्ट पासेस थ्रू द ओरिजिन। अभी हम लोग देखे थे मोर सर्किल अनकन्फर्म्ड कंप्रेशन टेस्ट के लिए 3 पॉइंट क्या था। सबसे पहले ये अनड्रेन टेस्ट है, इसका जो मोहर सर्किल होता है कहाँ से पास करता है, ओरिजिन से पास करता है। तीसरा क्या है इसमें, ये क्ले के लिए होता है। तीसरा क्या है इसमें, सिग्मा 3 जो होता है माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस वो 0 होता है। 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें जो पहला हो गया ओरिजिन से पास करता तो सही हो गया। इन एन अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट एक्सियल स्ट्रेस इज इक्वल टू कन्फाइनिंग स्ट्रेस। एक्सियल स्ट्रेस जो होता है कन्फाइनिंग स्ट्रेस का इक्वल होता है, तो अनकन्फाइंड में इक्वल नहीं होता। कन्फाइनिंग स्ट्रेस जो होता है वो 0 होता है। ये हम लोग देखे थे कन्फाइनिंग स्ट्रेस जो होता है वो 0 होता है। तो ये मेरा गलत हो गया, ये सही हो गया। इस तरह से इसका आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या पूछ रहा है। 33 नंबर, सेकेंडरी कंसोलिडेशन टेक्स प्लेस एट द रेट मच स्लोवर देन दैट द प्राइमरी कंसोलिडेशन। सेकेंडरी कंसोलिडेशन जो रेट होता है वो काफ़ी कम होता है प्राइमरी कंसोलिडेशन से। तो ये मेरा सही है। देयर इज डिसिपेशन ऑफ द एक्सेस पोर प्रेशर ड्यूरिंग द सेकेंडरी। एक्सेस पोर प्रेशर को निकाला जाता है इसलिए बहुत स्लो रेट होता है, इसलिए इसका रीजन भी सही है। इसलिए स्लो रेट होता है सेकेंडरी का। तो सेकेंडरी कंसोलिडेशन जो होता है बहुत स्लो रेट होता है प्राइमरी से। क्यों होता है, क्योंकि इसका जो एक्सेस पोर वाटर रिमूव किया जाता है इसलिए इसका कम होता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर क्या कर रहा है। द रेशियो ऑफ ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मशीन एफ एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ फाउंडेशन सॉइल सिस्टम एफ एन शुड बी आइदर लेस देन 0.5 और मोर देन, मतलब 0.5 और 1.5 के बीच में रहना चाहिए। तो ये सही है। क्यों होता है इसका रीज़न देखते हैं। इसका रीज़न क्या होता है, इसका रीज़न देख रहे हैं तो रीज़न में क्या दिया हुआ है, सॉरी इसका जो रीजन जो होता है ये रीजन क्या दिया हुआ, द हाई एम्पलीट्यूड कॉज ड्यूरिंग द रीजन रिजोनेंस और डैमेज द, अगर हाई रहा है इसका तो डैमेज कर सकता है रेजोनेंस पार्ट ऑफ द मशीन। दैट इज ये भी सही, ये भी सही। इसका एक्सप्लेनेशन ये सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखा जाए क्या कर रहा है। तो 35 नंबर देख रहे हैं। तो व्हेन सैचुरेटेड सॉइल मास इज सब्जेक्टेड टू कंसोलिडेशन इट्स वॉल्यूम एट एनी इंस्टेंट इज रिलेटेड टू टोटल स्ट्रेस। टोटल स्ट्रेस से नहीं होता, इफेक्टिव स्ट्रेस से रिलेटेड होता है। मेरा ये गलत हो गया। टोटल स्ट्रेस इज इक्वल टू द सम ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेस एंड पोर वाटर प्रेशर। सही है। टोटल स्ट्रेस जो होता है इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर स्ट्रेस होता है। तो ये सही है, ये गलत है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि जो इसमें टोटल स्ट्रेस नहीं इफेक्टिव स्ट्रेस होता तब ये सही होता। तो सम होता है इफेक्टिव स्ट्रेस और पोर वाटर स्ट्रेस का कौन, टोटल स्ट्रेस। तो ये मेरा सही है रीजन और पहला गलत है। तो इस तरह से इसका आंसर डी हो गया। 36 नंबर क्वेश्चन क्या करा, ये हाईली प्लास्टिक स्वेलिंग टाइप ऑफ क्ले कैन बी बेस्ट स्टेबलाइज्ड बाय यूजिंग लाइम एज ए एडमिक्चर। अगर हाईली स्वेलिंग है तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए हम लोग लाइम यूज करते हैं एडमिक्चर में। तो ये सही है मेरा, लाइम यूज किया जाता है। क्यों, एब्जॉर्प्शन, क्योंकि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय लाइम इन द सॉइल इम्प्रूव इट्स शियर स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। तो ये भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। दैट इज आंसर ये हो जाएगा। 37 नंबर क्या कर रहा है, द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ बोर्ड cast in situ pile in sandy soil is much less that of the driven pile of similar dimension. The load carrying capacity of board cast in situ pile in a sandy soil is much less than the driven pile. जो driven pile से कम होता है similar dimension में। तो सही है। The drive pile generate much more point bearing resistance than a board pile. board resistance डेवलप करता है इसीलिए इसका कम होता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। द फिनोमेनन ऑफ क्विक सैंड अकर मोस्टली इन कोर्स सैंड। कोर्स सैंड में ये फाइन सैंड में अकर करता है मोस्टली। कोहेजनलेस सॉइल होता है फाइन सैंड में। तो पहला गलत हो गया मेरा असर्शन गलत हुआ तो ऑटोमेटिक मेरा रीजन सही हो जाएगा। क्विक सैंड कंडीशन डज नॉट अकर्स इन क्ले। क्लो में अकर नहीं क्या होता है कि फाइन सैंड में यूज होता है। एज देयर कोहेजन होल्ड द ग्रेन टुगेदर इवन अंडर अपवर्ड फ्लो एंड क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो देख लिए कोर्स सैंड में नहीं, यहाँ पे अगर फाइन सैंड रहता तो ये सही होता। तो ये गलत हो गया, तो ये ऑटोमेटिक सही हो गया। रीजन क्ले में नहीं होता है तो नोट इन क्ले, क्योंकि ये फाइन सैंड या कोहेजनलेस सॉइल में होता है। ये याद रखना है कि क्विक सैंड कंडीशन जो अकर करता है कोहेजनलेस सॉइल में होता है। तो इस तरह से मेरा 8 सही हो गया। तो इस तरह से इसका आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो रहा है। तो आज हम लोग इस पार्ट में हम लोग देख लिए 401 से लेकर के जो लास्ट 438 तक जो क्वेश्चन था वो ख़त्म कर लिए। इस पार्ट में हम लोग पूरा सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग का जो चैप्टर है कप्तान गुप्ता का उसको ख़त्म कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में फिर से नया चैप्टर के साथ मिलते हैं। जब तक कि इस पार्ट को पूरा कंप्लीटली देख लीजिए। नेक्स्ट पार्ट में फिर से नया चैप्टर के साथ नया पार्ट में हम लोग शुरुआत करें।